सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। सूर्योदय के प्रकाश का ज्ञान आपके जीवन में खुशियां भरे, इसी आशा का संचार करते हुए मैं पुनः आज आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के गद्य खंड का प्रथम पाठ नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं, उसी पर चर्चा करूंगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं गद्य साहित्य को पढ़ने हेतु जो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं उनकी समझ का स्तर थोड़ा बड़ा होना चाहिए। साथ ही मेरी भाषा का स्तर भी कुछ साहित्यिक होगा, अतः आप मानसिक रूप से तैयार रहें कि किसी भी विषय को पढ़ने से पूर्व उसके शीर्षक के महत्व को समझ लें। और आपने अनेक विधाएं पढ़ी होगी, उन्हें समझा होगा और उनसे परिचित भी होंगे, जैसे संस्मरण, यात्रा, संस्मरण, नाटक, उपन्यास, कहानी आदि। तो आइए आज हम बात करते हैं नेताजी का चश्मा कहानी की। कहानी पढ़ने से पूर्व बच्चों उसके शीर्षक को अवश्य समझें, क्योंकि शीर्षक शब्द जो है वो शीर्ष तत्सम शब्द है, जिसका अर्थ होता है सिर, अर्थात मस्तिष्क, शरीर का सबसे ऊपरी भाग जो अत्यंत महत्वपूर्ण हुआ शीर्ष। ठीक उसी प्रकार कहानी में जो शीर्षक है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह कहानी की धुरी होता है जिसके चारों ओर कहानी, नाटक, उपन्यास का ताना बाना बुना जाता है। तो समझिए, नेताजी का चश्मा कहानी जो भाव प्रधान है, परंतु कहानी के नाम से ही जैसे आपको स्पष्ट होता है कि नेताजी का चश्मा। अब नेताजी कौन? आपके मस्तिष्क में एकदम एक सवाल उठता है, और सवाल उठते के साथ ही आपके मन मस्तिष्क में एक याद ताजा हो जाती है, वो होती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो अतः आपने पाठ पढ़ा, उससे पहले शीर्षक को पढ़ा, और शीर्षक को पढ़ते ही आप समझ गए होंगे कि इसमें शायद सुभाष चंद्र बोस की कोई बात की गई होगी या नेताजी के बारे में बताया गया होगा। पाठ पढ़ने से पूर्व मैं आपको लेखक के विषय में जानकारी देना चाहूंगी। लेखक स्वयं प्रकाश, इनका जन्म सन 1947 में इंदौर के मध्य प्रदेश में। स्वयं प्रकाश का रचना संसार कहानी विधा के रूप में अधिक सजा सवरा है। ये इनकी जो मुख्य कृतियां हैं, कहानी संग्रह इनका, उपन्यास, निबंध, नाटक, रेखा चित्र, आत्म कथात्मक, संस्मरण आदि। बच्चों, इनकी 13 कहानियां प्रकाशित हुई। जो 13 कहानियों का जो संग्रह है वो बहुत अधिक चर्चित हुआ। गद्य साहित्य में जो उन्होंने कहानियां लिखी हैं या जो उपन्यास लिख रहे हैं, उनमें देशभक्ति की भावना देखने को मिलती है। इन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समस्याओं को केंद्र बिंदु मानकर ही साहित्य की रचना की है। इनका जो प्रमुख कहानी संग्रह है उसमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। विनय और ईंधन उपन्यास इनका सबसे अधिक चर्चा में रहा। बच्चों, इसके बाद बात आती है इनके सम्मान की, कि एक उत्कृष्ट कथाकार थे, अतः इन्हें बहुत सारे सम्मानों से नवाजा गया है। इनके जो इन्हें अंत में जो इनके पास सम्मान मिला था वह था आनंद सागर कथाक्रम। जब इन्हें यह पुरस्कार मिला उसके पश्चात इनका निधन हो गया था। अब आप जानिए, आनंद सागर कथाक्रम जो सम्मान है वह किसे मिलता है? वह उस व्यक्ति को मिलता है जो हर वर्ष कथा लेखन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देते हैं। तो अतः इन्होंने कथा सागर में योगदान दिया, जिसके कारण कि इन्हें अनेक प्रकार के सम्मान से सुशोभित किया गया। अब आती है
पाठ के उद्देश्य की। बच्चों, पाठ के लेखक ने इस कहानी में जो देश के गुमनाम शहीदों के योगदान को रेखांकित किया, जिन्हें हम भुलाते जा रहे हैं या जो लोग उनके प्रति श्रद्धा भाव नहीं रखते, और देश के निर्माण में अपने तरीके से योगदान करने वाले बच्चे व कैप्टन के प्रति सम्मान को भी दर्शाया है, जो देश पर मर मिटने वाले शहीदों का सम्मान करते हैं। अब बात आती है कि इस पाठ का संदेश क्या होगा, या लेखक ने क्या संदेश दिया है नेताजी के चश्मा पाठ के माध्यम से। तो बच्चों, उन्होंने यह संदेश दिया है कि हमें अपने देश के प्रति सम्मान एवं प्रेम की भावना रखनी चाहिए, और जो लोग देश को समर्पित होते हैं हमें उनका स्वागत करना चाहिए। नेताजी का कहानी, नेताजी का चश्मा जो कहानी है, पहले मैं बता चुकी हूँ, एक भाव प्रधान है, जिसमें कहानी के नायक यानी कि जो हीरो है कैप्टन वाले चश्मे वाला है, जिसके माध्यम से यह समझाया गया है कि यदि मन में श्रद्धा और देश प्रेम की भावना हो तो देश का प्रत्येक नागरिक अपने कार्यों से देश की सेवा कर सकता है, और वह भूभाग जो सीमाओं से घिरा हुआ है देश नहीं कहलाता, बल्कि इसके अंदर रहने वाले प्राणियों, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, नदियों, पहाड़ों, प्राकृतिक सौंदर्य आदि में तारतम्यता स्थापित होने से ही देश बनता है, और इन सबको समृद्ध करने व इन सब से प्रेम करने की जो भावना है वही देश प्रेम कहलाती है। कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लेखक ने उन करोड़ों देशवासियों के योगदान को सजीव रूप प्रदान किया है, जो किसी न किसी तरीके से इस देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बड़े ही देश निर्माण में सहायक होते हैं, अपितु बच्चे भी इस पुण्य कार्यों में अपना योगदान दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि कहानी के प्रमुख पात्र कौन है और उनका स्वभाव कैसा है। तो चलिए, इस कहानी के 3 पात्र हैं, हालदार साहब, पान वाला और कैप्टन यानी कि चश्मे वाला। अब हालदार साहब जो थे वो जिज्ञासु प्रवृत्ति के, दयालु, भावुक, संवेदनशील, सच्चे देशभक्त और पान खाने के शौकीन थे। वही पान वाला काले रंग का मोटा व्यक्ति बातूनी है, खुश मिजाज है और पान का आदी है। कस्बे की सभी सूचनाओं का केंद्र बिंदु भी है वह, क्योंकि उसके द्वारा सारी सूचनाएं जो है वो हालदार साहब को मिलती रहती हैं। और साथ ही कैप्टन का मजाक उड़ाने वाला, असभ्य, भावुक और सहृदय भी है वह। अब कैप्टन एक गरीब फेरी वाला है, नैतिक मूल्यों का पक्षधर है, सच्चा देशभक्त है, अपने नाम को सार्थक करने वाला, शारीरिक रूप से कमजोर परंतु लोगों का अत्यधिक प्रिय और ग्राहक का सम्मान करने वाला। अब इसके बाद चलते हैं हम पाठ का सारांश। पाठ का सारांश यानी कि जो आपको पूरी जो आपके सामने दी गई है रूपरेखा, यानी कि अनुच्छेद प्रति अनुच्छेद। तो सबसे पहले बच्चों उसमें है कस्बे का सामान्य परिचय। अब जो कस्बा है उसका, कस्बा क्या होता है, मतलब किसी एक छोटे से गांव का शहरीकरण कर दिया गया हो उसे कस्बा कहा जाता है। अब हालदार साहब जो थे हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले से एक कस्बे से गुजरते थे। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, उसमें कुछ पक्के मकान, एक बड़ा बाजार, लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। और जो नगर पालिका थी उसके क्या कार्य थे, कभी सड़कें पक्की करवाना, कभी कबूतरों की छतरी बनवा देना, कभी कवि सम्मेलन करा देना, और कभी जो था कस्बे में मूर्तियां लगवा दी। अब इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के
मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। अब यह कहानी जो है उस प्रतिमा के छोटे से हिस्से के बारे में है। अब लेखक को पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी न होने के कारण, अच्छी मूर्ति की अनुमानित लागत उपलब्ध बजट से कहीं ज्यादा होने के कारण, या बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने की दशा में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। अंत में जो कस्बे का हाई स्कूल था, उसके जो ड्राइंग मास्टर थे मोतीलाल, ये काल्पनिक नाम है जो लेखक ने दिया है, उन्हें ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जिन्होंने महीने भर में मूर्ति बनाकर देने का विश्वास प्रकट किया होगा। अब आगे बात चलते हैं नेताजी की प्रतिमा का परिचय व उसका अधूरापन। अब जो उनकी मूर्ति थी संगमरमर की थी, किसकी? नेताजी की। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची सुंदर मूर्ति थी। फौजी वर्दी में नेताजी सुंदर, मासूम और कमसिन लग रहे थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो आदि याद आने लगते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय कोशिश थी कस्बे के लोगों की। मूर्ति में केवल एक कमी थी जो देखते ही खटकती थी। अब वह कमी क्या थी कि नेताजी की आंखों पर संगमरमर का जो चश्मा था वो नहीं था, यानी कि एक साधारण और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब ने पहली बार जब मूर्ति को देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने देखा मूर्ति पत्थर की यानी संगमरमर की थी, परंतु चश्मा वास्तविक यानी कि रियल था। कस्बे से निकलने के बाद भी हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहे। अंत में वे इस निर्णय पर पहुंचे कि कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय है, क्योंकि महत्व मूर्ति के रंग, रूप या कद का नहीं था, अपितु उस भावना का है जिस भावना से उस मूर्ति को बनाया गया था। वरना देशभक्ति आजकल मजाक की वस्तु बनकर रह गई है, जो केवल हमें फिल्म तक ही देखने तक मिलती है। अब जब हालदार साहब उसी कस्बे से दूसरी बार गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर उन्हें पता चला कि चश्मा जो है वो दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चकोर चश्मा था, परंतु अब तार के फ्रेम वाला चश्मा है। उनके मन में विचार आया कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती, परंतु चश्मा तो बदल सकती है। अब क्यों? क्योंकि कस्बे से गुजरते हुए चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को निहारना उनकी एक आदत बन गई थी। अब एक बार हालदार साहब अपने आश्चर्य को रोक ना पाए तो उन्होंने पूछ ही लिया कि नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। पान वाला मुंह में पान ठूसे हुए खुश मिजाज होकर पहले तो आंखों ही आंखों में हंसा, फिर उसने अपनी तोन थिरकाई, पान थूका और फिर अपने बड़े लाल काले दांत दिखाकर कहा, यह काम तो कैप्टन चश्मे वाला करता है। अब लेखक ने जब उसके बारे में पान वाले से सुना तो उसे लगा कि हालदार साहब को लगा कि यह जो नेताजी है शायद यह नेताजी का कोई कौन होगा, उनकी फौज का एक सिपाही होगा, ठीक है, जो कि उनकी मूर्ति को क्या किया कि उसकी मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देख पाया होगा। परंतु हालदार साहब जब पान वाले की बात समझ नहीं पाए तो उन्होंने समझाया कि अब जब किसी ग्राहक को चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए होता है तो वह कहां से लाएगा? वह मूर्ति वाला उसे दे देगा और मूर्ति पर दूसरा चश्मा लगा देगा। अब हालदार साहब जो थे वो कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि जिसका नाम कैप्टन है उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति शायद बुरी लगती होगी या उसे पीड़ा पहुंचाती होगी, और
जो ड्राइंग मास्टर था या जिसने भी मूर्ति का निर्माण किया उसने भी जल्दबाजी में मूर्ति बनाकर दे दी होगी और वह चश्मा बनाना भूल गया होगा, या फिर चश्मा बनाने में असफल रहा होगा, या बनाते समय चश्मा का जो फ्रेम होगा वो टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। अब उनके मन में अनेक सवाल उठ रहे थे। उठते सवाल गिरते सवालों के साथ वह आगे बढ़ रहे थे। यह सब बातें हालदार साहब को बड़ी विचित्र और आश्चर्य भरी लग रही थी। अब इसके बाद आता है, ये तो था कैप्टन का देश प्रेम। अब चलते हैं पान वाले द्वारा चश्मे वाले का मजाक बनाया जाता। तो चश्मे वाला जो था वह तो अपनी देशभक्ति को दर्शाता था, परंतु पान वाला क्या था? पान वाला हमेशा उसका मजाक बनाता था। एक दिन जब अपने विचारों में मस्त थे हालदार साहब, तब उन्होंने पान वाले से पूछा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? पान वाले ने पान खाते हुए हालदार साहब को बड़े ध्यान से देखा, मुस्कुराया और फिर बताया। कैसे? हंसकर बताया, अरे साहब वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वह पागल है, देखो आपके सामने वह आ रहा है। मुड़कर देखा तो वे अवाक रह गए। एक बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटा सा संदूक और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए वह गली गली फिरता, यानी कि फेरी लगाता है। एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका देता है। हालदार साहब को जब पता चलता है कि कैप्टन के पास एक दुकान भी नहीं है, तो वे चक्कर में पड़ गए और पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने और अधिक बताने से उन्हें मना कर दिया। अब हालदार साहब जो थे वो बेचैन हो गए और बेचैन होकर वे अपनी जीप में बैठकर चले गए। अब इसके पश्चात क्या हुआ? कैप्टन का परिचय तो आपको मिल गया। अब कैप्टन की मृत्यु और उसका चश्मे विहीन होना हालदार साहब को बड़ा खटका, क्योंकि 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति के बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी चश्मा गोल, कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी चौड़े कांच वाला, तो कभी गोगो चश्मा आदि, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था जो कुछ क्षण के लिए हालदार साहब को आश्चर्य और प्रफुल्लता से भर देता था। एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई चश्मा नहीं था। चौराहे की अधिकतर दुकानें बंद थी, पान की दुकान भी बंद थी। अगली बार मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से उस नेताजी के चश्मे के बारे में पूछा। पान वाले ने उदास होकर कहा और बताया कि साहब कैप्टन मर गया है। यह सुनकर हालदार साहब दुखी हुए, उदास हुए और सोचने लगे कि क्या होगा उस कौम का, कौम यानी कि उस जाति का, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ त्याग देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। यानी कि यहाँ पर हालदार साहब चश्मे वाले की मृत्यु की खबर से भावुक हो गए थे और वह सोच रहे थे कि जो सच्चे देशभक्त हैं, जो देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर देते हैं, लेकिन जो स्वार्थी लोग हैं वे उनका मजाक उड़ाते हैं और स्वयं देश के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। लालच में आकर वे अपने को भी बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालदार साहब सोचते हैं कि जिस देश में लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि तो येन केन प्राकेरेन करते हैं, पर देश पर सर्वस्व बलिदान कर देने वालों का मजाक उड़ाते हैं, उस देश का भविष्य उज्जवल कैसे होगा? वह यह सोचकर चले गए। अब 15 दिन के बाद हालदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजरे
कस्बे से गुजरते समय उन्होंने विचार किया कि सुभाष की प्रतिमा तो अवश्य होगी, पर उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मास्टर जी बनाना भूल गए और कैप्टन मर गया। उन्होंने सोचा कि आज मैं वहां रुकूंगा नहीं, पान भी नहीं खाऊंगा और मूर्ति की तरफ भी नहीं देखूंगा, मैं सीधा निकल जाऊंगा। लेकिन बच्चों क्या था, वो आदत से मजबूर थी। उनकी निगाहें मूर्ति की तरफ कैसे, यानी कि मूर्ति की तरफ अनायास ही उठ गई। अचानक वे चीख उठे और गाड़ी को रोकने के लिए कहा अपने ड्राइवर से कि तुम गाड़ी रोको। गाड़ी की गति बहुत तेज थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, परंतु हालदार साहब रास्ते में एकदम कूदकर जैसे ही वो कूदे तो लोग जो थे उसे देखने लगे। जीप अभी रुकी भी नहीं थी कि हालदार साहब कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति के सामने आकर सावधान की मुद्रा में खड़े हुए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे अक्सर बच्चे बना लेते हैं। इतनी सी बात पर हालदार साहब जो थे वो अत्यंत भावुक हो गए और उनकी आंखें भर आई। बच्चों, अब देखो, बच्चों द्वारा सरकंडे का चश्मा जो बनाया गया जिससे हालदार साहब भावुक हुए, तो क्या कारण रहा होगा। अब मूर्ति पर चश्मा जो था हालदार साहब की उम्मीद को क्या रखता है, जिंदा रखता है। उन्हें लगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी में भी देश प्रेम की भावना अभी जीवित है। इस देश के निर्माण में लोग अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं, बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। देशभक्त कैप्टन मरकर भी उस कस्बे के बच्चों में आज भी जिंदा है। तो बच्चों, आपने कहानी पढ़ी, समझी और उसे बड़े ध्यान से सुना होगा। तो आशा है आपको नेताजी का चश्मा कहानी का सारांश, उसका शीर्षक, उसका उद्देश्य और उसका संदेश सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसी आधार पर आप अपनी कहानी को अपनी पुस्तक में दोबारा पढ़िए। पुस्तक में से 2-3 बार पढ़कर जो दिया गया अभ्यास कार्य है आपके, यानी कि गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर, बच्चों ये आपके 6 नंबर के पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, और यह 6 नंबर बहुत कीमती हैं क्योंकि आपने इसको पढ़ना है और इसको समझना है और उसे स्वयं लिखना है। तो चलिए, आपको जो कार्य दिया गया है वह उसे समय पर पूरा करके मुझे दीजिए। आज इसी कहानी के साथ मैं अपनी वार्ता को विराम दूंगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।